हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण बाफना और आज आपने दिया होगा अपना सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 5 जो है लॉज एंड एथिक्स। पेपर का रिव्यू करेंगे और पेपर के सभी क्वेश्चंस का आंसर, सिर्फ एमसीक्यू नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर हम डिस्कस करेंगे। और पेपर का पहला एक बेसिक रिव्यू कर दूं। पेपर ओवरऑल बहुत इजी नहीं, बहुत टफ नहीं, मगर अच्छा पेपर था और जो भी बच्चे थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के गए होंगे 60 अबव आराम से इस पेपर में स्कोर करेंगे। एमसीक्यू में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने आपको टेस्ट किया होगा या बिटवीन द लाइंस में से क्वेश्चन पूछ लिए गए, बट स्टिल आराम से 22-24 स्कोर करने वाले एमसीक्यूज थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े ऑफ टॉपिक कहे जा सकते हैं, जो नॉर्मली बच्चा जल्दी से नहीं पढ़ता या लास्ट के लिए रखता है, बट स्टिल अगर वो 3-4 क्वेश्चन छोड़ भी दूं तो 14 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे। स्टिल एक आध क्वेश्चन और भी छूट गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से 60-70 वाला ये पेपर है। एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है कहानी। पहले एमसीक्यू से शुरू करते हैं और फिर बात करेंगे कि कैसा आपका पेपर रहा, जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी इन द प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। प्रीएम्बल में जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी की बात हुई है ये कहां से आई है, तो इसके बारे में इसका आंसर है ए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब वर्ड्स के बारे में प्रीएम्बल में हमारे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज नॉट द सेम एज जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका आंसर भी ए है, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन जो है वो मीडिएशन, कंसिलिएशन और लोक अदालत से अलग वे में काम करता है। मूविंग ऑन, next is what is the meaning of persona non grata? There is someone who is not welcome. तो इसका आंसर होगा सी, an unacceptable person। होपफुली आपने सही किया होगा। चैप्टर नंबर 1 के एंड में जो लीगल मैगजीन्स दिए हुए हैं वहां पर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, A makes an offer to B on 10th June by a letter which reaches B on 12th June। A ने B को चिट्ठी लिखी है कब? 10 तारीख को, जो B को मिली है 12 तारीख को। Then B post letter of acceptance on 14th June। B ने वापस A को जवाब दिया है 14th जून को, और which reaches A on 16th June, जो A के पास पहुंची है 16th जून को। The communication of acceptance is complete as against A on। Acceptance जो है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, आपको ये पता ही होना चाहिए, फाउंडेशन से हम पढ़ते आ रहे होते हैं। एक एज अगेंस्ट द ऑफरर और दूसरा एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। इस क्वेश्चन में ए यानी ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गया ये पूछा गया है, तो ये एक्सेप्टेंस उस दिन कंप्लीट हो जाता है जिस दिन कम्युनिकेशन इज पुट ऑन द वे बाय द ऑफरी, यानी 14th जून इसका करेक्ट आंसर होगा बी। होपफुली इसमें 2 नंबर आपके पक्के ही आपको मिल गए होंगे। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेस ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे द डेट टू। इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर को अपना डेट किसको पे करना होता है, ही हैज टू पे टू द क्रेडिटर। तो ये 2 नंबर भी आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए, क्रेडिटर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, which one of the following does not involve the performance of contract। इसमें से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या इंक्लूडेड नहीं है? एक्सेप्टेंस ऑफ गुड इंक्लूडेड है, बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडेड है, डिलीवरी भी इंक्लूडेड है। गुड्स का कंजम्पशन करना या नहीं करना ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर, कंजम्पशन ऑफ गुड्स। मूविंग ऑन, 7th question, the presentment for site is required only in case of promissory note, which of the following notes must be presented for site। क्वेश्चन में ही इसका आंसर था, मैं कह सकता हूं द आंसर विल बी बी, अ नोट पेएबल आफ्टर साइट। वो प्रॉमिसरी नोट व्हिच इज पेएबल आफ्टर साइट, उसका प्रेजेंटेशन जरूरी होता है। डन। मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन, वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब। अगर पार्टनरशिप ठीक से पढ़ के आप एक बार रीडिंग भी अगर आपने की होगी तो इसका आंसर आपको जरूर मालूम होगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो इट इज पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। ए, प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, approved name of LLP shall be valid for 3 months। C, 3 month is the correct answer। आप अगर ऑनलाइन कहीं ढूंढ रहे होंगे तो 20 डेज आपको दिखाई दे रहा होगा, मगर बुक में स्पेसिफिकली 3 मंथ्स लिखा हुआ है, LLP के लिए आंसर 3 मंथ्स ही है। 10th क्वेश्चन, पिटीशन फाइल्ड बाय LLP और एनी अदर ऑफ इट्स पार्टनर फॉर वाइंडिंग अप बिफोर द ट्रिब्यूनल। LLP के पार्टनर खुद जब वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो इट शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय
at least 3/4 of the partners. C, 3/4 is the correct answer. Next one. Question number 11. In a factory employing more than 500 employees, 500 से ज्यादा वर्कर अगर फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तब आपको क्या चाहिए होता है? अंडर सेक्शन 45 भी मेंशन किया है और बाकी के आंसर्स को हम देखेंगे तो एम्बुलेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड साइज यही जरूरी होता है। 150 से ज्यादा वर्कर जब आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तब आपको जरूरत होती है फर्स्ट एड किट्स की, और उसके बाद अगर 500 से ज्यादा वर्कर हो जाते हैं तब आपको एक एम्बुलेंस मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट, फॉर कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी और अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था क्योंकि फॉर्म नंबर्स हम नॉर्मली याद नहीं करते हैं, फिर भी इसका आंसर DINC 27 फॉर्म है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following business is generally considered an ordinary business? कंपनीज एक्ट अगर पढ़ा है और जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ा है तो 4 ही ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, उन चारों में से सिर्फ एक यहां दिखाई दे रहा है। नंबर ए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये है आपका ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एन AGM। Moving on, last 2 questions. Which of the following directors cannot be removed by a company through an ordinary resolution? इसका आंसर, बाकी के डायरेक्टर्स पे आपने बहुत इंटर लेवल पे हम पढ़ते नहीं है, बट स्टिल ये सेंटेंस आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और अदरवाइज कंपनीज एक्ट के सेक्शन 242 के अंदर ट्रिब्यूनल किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करता है और ट्रिब्यूनल के अपॉइंट किए हुए डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द आइडिया दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू दैट, ये एथिक्स का क्वेश्चन है। द वैल्यू दैट ह्यूमन इज बोर्न इक्वल, हर इंसान इक्वल ही पैदा होता है, इसीलिए एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में नहीं मिलेगा, ये एथिक्स लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो होपफुली आपने एमसीक्यू बड़े अच्छे से सॉल्व किया और एमसीक्यू अगर ठीक बना लिए हैं तो पास होने का आधा रास्ता वहीं क्लियर कर लेते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने एमसीक्यू सही हुए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू सब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव का भी डिस्कशन मैं आपके साथ जल्दी जल्दी कर लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिस्कस द डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। देखिए एक्चुअली डिस्चार्ज के अंदर 5-6 पॉइंट कवर होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5-6 पॉइंट्स हैं, उन्होंने सिर्फ 2 पे आपको टेस्ट किया था, एक डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस एंड सेकंड डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। अगर इसका आंसर मैं आपको बुक में से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ क्या आंसर इसमें आना चाहिए था, हम उसको रीड आउट नहीं करेंगे। ये देखिए अलग अलग मोड्स ऑफ डिस्चार्ज में से डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस के अंदर एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ये वाला पार्ट आपको कवर करना था। एंड डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसेशन, रेमिशन और वेवर वाला पार्ट, सिर्फ इतना ही। ये बाकी का आंसर अगर आपने लिखा है तो आपके मार्क्स के लिए काउंट नहीं होगा। तो ये दिस वाज आंसर नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2B, इट वाज एक्सप्लेन बेलमेंट एंड इंग्रेडिएंट्स, बेलमेंट के बारे में बताना था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन, बेलमेंट वाला पार्ट। ऑल्सो आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, 2 या 3 ही बेसिक डिफरेंस होते हैं बेलमेंट और प्लेज के। तो बेलमेंट के इंग्रेडिएंट्स जो आपको लिखने थे वो आपको यहां से मिलेंगे, सेक्शन 148 जहां बेलमेंट शुरू होता है। तो बेलमेंट के इंग्रेडिएंट्स में पहले तो बेसिक बेलमेंट क्या होता है ये बताना है, बेलर और बेली, और बेलमेंट के इंग्रेडिएंट्स कि गुड्स की स्पेसिफिक गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, डिलीवरी मस्ट बी फॉर सम पर्पस, और डिलीवरी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी, जब काम पूरा हो जाएगा तो गुड्स वापस डिलीवर करने होंगे, ये बेलमेंट है। इसके बाद बेलमेंट और प्लेज का एक डिफरेंस आपको समझाना था जिसके अंदर 2 से 3 पॉइंट्स आएंगे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3A, एनालाइज द लीगल प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू LLP। ये क्वेश्चन कंपनी का नहीं LLP का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके LLP वाले चैप्टर में एक स्पेसिफिक टॉपिक ही दिया है जहां पर अलग अलग कन्वर्जन की बात है, कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू LLP। तो एक प्रोसीजर दिया हुआ है, ये प्रोसीजर आपको कैरी ऑन करना था, ये आपके आंसर में होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3B, एनालाइज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंटरनेशनल लॉ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट का टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक, पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से उन्हें इतनी सारी चीजों में पूछने के लिए कुछ नहीं मिला। तो अगर एज ए स्टूडेंट मैं होता तो 7 में से जो 2 क्वेश्चन मुझे छोड़ने होते उनमें से एक क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता था। आपने क्वेश्चन 3 छोड़ा या अटेम्प्ट किया ये भी बताइएगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंटरनेशनल लॉ में कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में ये एक पूरा टॉपिक है, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर।
अपना स्टडी मेट बेटा, हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि सीएमए इंटरमीडिएट में लॉ के सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल पूरा देख करके जाएं। एवरी टॉपिक, एवरी एमसीक्यू, एवरी ट्रू फॉल्स गिवन एट द बैक साइड ऑफ योर चैप्टर। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कोई भी नोट्स या बाकी कोई भी चीजें सेकेंडरी होती हैं। तो ये इंटरनेशनल लॉ की कहानी है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4A, ये रहा, इलैबोरेट द स्पेसिफिक एक्सक्लूजन फ्रॉम द न्यू डेफिनेशन अंडर कोड ऑन वेजेस 2019। ये भी अगर बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर लेबर लॉ यानी बी पार्ट के अंदर जब आप वेजेस की बात करते हैं तो हर एक्ट में एक अलग वेजेस का डेफिनेशन है, मगर कोड ऑन वेजेस जिसके अंदर 3-4 एक्ट मर्ज हुए, उसके स्टार्टिंग में वेजेस का एक बड़ा डेफिनेशन है, जिस वेजेस में क्या चीज स्पेसिफिकली इंक्लूड होती है और क्या एक्सक्लूड होती है। तो ये वो एक्सक्लूजन वाला पार्ट है कि क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती हैं। अगर आपने कोड ऑन वेजेस पढ़ा होगा तो ये बहुत बेसिक और इनिशियल स्टेज की चीज है, आप जरूर ये लिख पाए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B, समराइज द वेरियस पॉइंट्स टू बी नोटेड रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन। फॉर्म F में जो ग्रेचुइटी के लिए नॉमिनेशन की बात होती है, नॉमिनेशन के अंदर क्या क्या करना होता है। तो नॉमिनेशन, ग्रेचुइटी के नॉमिनेशन का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ लिखना था कि एक फैमिली फोटो देनी होती है, 1 साल जब काम करते हुए हो जाता है तब नॉमिनेशन होता है, एंड ऑल दीज इन दैट। अगर बुक में से आप आंसर देखना चाहते हैं कि कहां और क्या इसके आंसर में आएगा, तो ये रहा नॉमिनेशन का ये वाला पार्ट है, सेक्शन 6 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटीज एक्ट, जिसके अंदर स्पेसिफिकली फॉर्म F 1 साल, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, 1 साल जब सर्विस करते हुए हो जाता है उसके बाद फॉर्म F भरना होता है। और अमाउंट जो आप क्या कर सकते हैं, एक नॉमिनी, एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं। नॉमिनी सिर्फ फैमिली मेंबर्स में से कोई होना चाहिए, अगर फैमिली नहीं है तो किसी और को नॉमिनी बनाया जा सकता है, बट जब बाद में फैमिली एक्वायर कर लेते हैं तो वापस किसी फैमिली मेंबर को ही नॉमिनेट करना होता है, एंड ऑल दिस पार्ट। ये आपको बड़े अच्छे से पता होगा अगर आपने ग्रेचुइटी वाला चैप्टर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर कोई बात नहीं। Question number 5A, list down the resolution and agreement that shall be filed with registrar of companies। सेक्शन 117 ऑफ कंपनीज एक्ट का ये क्वेश्चन है, और अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं तो मैं हमेशा इस टॉपिक पे ये बोलता हूं कि ऐसा मान के चलिए कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को छोड़ के सभी टाइप के रेजोल्यूशन और सभी टाइप के एग्रीमेंट्स लगभग रजिस्ट्रार के पास फाइल करने होते हैं। हालांकि दिस इज नॉट ट्रू, बट एक आंसर फ्रेम करने का बेसिक तरीका यही है। तो उसके लिए ये वो कुछ एग्रीमेंट्स हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन, जो यूनानिमस रेजोल्यूशन, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां जिन्होंने कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया होगा, ये सभी टाइप के एग्रीमेंट्स। इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, एक रेफरेंस के लिए बस आपको ये मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5B, What are the matters to be inquired by statutory auditor as per the provision of Companies Act 2013? एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन ऑडिटर के ऊपर आया है, ये वाला क्वेश्चन और आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन, demonstrate the different points to be stated in auditor's report by the auditor as per Companies Act। ये दोनों क्वेश्चन बेटा एक टॉपिक के कंटिन्यूअस पार्ट है, यानी अगर ये 2 पेज आपने पढ़े होते बुक के तो आपको 14 मार्क्स मिल गया होता। ऑडिटर को किन किन एरिया की इंक्वायरी करनी है ये लिखा हुआ है, और ये टॉपिक जहां खत्म होता है बस उसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में 2-3 लाइन छोड़ करके ये 8B वाला क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। तो ऑडिटर को किन किन बातों की इंक्वायरी करनी होती है, और जैसा कि पेपर का पैटर्न रहा है, आखिरी कंपनीज एक्ट के आखिरी के 15-20 पेजेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और आए भी हैं इस बार भी डायरेक्टर ऑडिटर वाले पार्ट से। ये ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर स्टडी मैट आपका अगर आप देख रहे हो तो पेज नंबर 446 में आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज है। तो ये कुछ लिस्ट है A to F यहाँ लिखा हुआ है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, एक सिर्फ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A, हाँ ये केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपको आए थे। केस स्टडी का पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं पहले। मिसेस रिया इज द डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड। PQR लिमिटेड यानी कि एक पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक लिखा भी है पब्लिक कंपनी। शी होल्ड्स अ वैलिड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी। वैलिड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी, यही आपके आंसर का की पॉइंट बनने वाला है। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। During a board meeting, the CEO raised concern about increasing cyber threats. At the request of the managing director, Mrs. Ria undertook to resolve the issue and successfully secured the company's online system. कंपनी के साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट को लेकर के बातचीत हुई। एमडी ने रिक्वेस्ट किया कंपनी के डायरेक्टर मिसेस रिया को कि क्या कीजिए, कंपनी जो कि एक
वैलिड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होल्ड करती हैं साइबर सिक्योरिटी में। उन्होंने कंपनी की साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिस्टम को सब कुछ ठीक कर दिया और इसके बाद उन्होंने भेजा 5 लाख रुपए का एक बिल कंपनी के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को सिक्योर करने का। However, the CEO instructed the accounts department not to honor the bill, arguing that this constitutes a special service and is already covered under Mrs. Ria's remuneration as director. अब MD ने इन्हें रिक्वेस्ट किया, इन्होंने काम कर दिया, अपना बिल दे दिया, पर CEO बीच में आया। CEO ने कहा कि इन्हें अलग से ये 5 लाख रुपए का बिल क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज अ डायरेक्टर उनकी जो सर्विसेज होनी चाहिए उसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। Done. Additionally, he claims that paying the bill would cause the total director's remuneration to exceed the 11% limit of net profits under the Companies Act 2013. CEO ने थोड़ा लॉ भी पढ़ा हुआ था। CEO ने बताया कि Companies Act 2013 में मैनेजरियल रेमुनरेशन की जो लिमिट है 11% की, इनको ये 5 लाख रुपए पे करने से वो लिमिट पार हो जाएगी। डन। अब देखते हैं CEO ने लॉ पढ़ा तो है, मगर अच्छे से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा तो थोड़ी देर में पता चलेगा। Can Mrs. Ria be legally honored? Okay. Decide the case and analyze legal provisions with reference to the director's remuneration and special services. Director remuneration का ये केस है। Director remuneration के बारे में ये बात एकदम सही है कि टोटल मैनेजरियल remuneration की लिमिट 11% से ज्यादा नहीं हो सकती है, और ये भी क्वेश्चन में मेंशन किया है कि मिसेस रिया को ये 5 लाख रुपए देने से क्या होगा, ये 11% की लिमिट पार हो जाएगी। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है। ये बात एकदम सही है कि एक डायरेक्टर को जो भी रेम्यूनरेशन दिया जाए, चाहे रेम्यूनरेशन नाम लिख करके दिया जाए या किसी भी और फॉर्म में दिया जाए, वो सब उसकी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिटेशन के लिए काउंट होता है। बट देन देयर इज वन एक्सेप्शन, और ये क्वेश्चन उसी एक्सेप्शन का क्वेश्चन है। एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर किसी डायरेक्टर ने अपनी किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दी हो और उस प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करने के लिए उनके पास कोई वैलिड रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होगा, तब उसके लिए दिया गया रेम्यूनरेशन उनके मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिटेशन के लिए काउंट नहीं होता है। और इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग वाली लाइन में मेंशन किया, मैंने पहले बताया था कि उनके पास एक वैलिड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है साइबर सिक्योरिटी में, और उन्होंने कंपनी की रिक्वेस्ट पे एक साइबर सिक्योरिटी सर्विस ही प्रोवाइड की थी जिसका 5 लाख रुपए का बिल दिया गया है। तो ये 5 लाख रुपए का पेमेंट जब कंपनी मिसेस रिया को करेगी तो ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के टोटल कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा, एंड देयरफॉर दिस अमाउंट शुड बी पेड टू मिसेस रिया एज हर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। करेक्ट, दिस इज द आंसर। एक बार प्रोविजन की अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दूं कि कौन से प्रोविजन की मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन 197 रिलेटिंग टू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का सेक्शन स्पेसिफिकली बोलता है कि किसी भी कंपनी, पब्लिक कंपनी में सेक्शन 196 की मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो होगा, जो किसी एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर सबका मिलाकर के एक साल में 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये तो बात सही है। इसके बाद ये भी कहता है the remuneration payable to a director shall be inclusive of remuneration payable to him for the services rendered by him in any other capacity। किसी भी दूसरी कैपेसिटी में अगर उन्होंने कोई सर्विसेज दी होंगी तो वो भी इसमें कवर होंगी। मगर आगे क्या कहता है देखिए, so even if a director is paid remuneration for special services apart from directorial services, such amount must also be included in the total remuneration in order to a certain limit of 11% of net profit. However, the only exception is when remuneration is paid for professional services rendered by a director to the company without any limit is not included in the limit if the following two conditions are satisfied. Number one, services rendered are of a professional nature, and number two, in the opinion of nomination and remuneration committee, the director possesses the requisite qualification for practice of the प्रोफेशन। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं कि उन्होंने प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विसेज दी हैं और नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमिटी की नजर में उनके पास उस प्रोफेशन को कैरी करने के लिए एक रिक्विजिट नॉलेज और क्वालिफिकेशन था, जो कि इस क्वेश्चन में दोनों ही पॉइंट प्रेजेंट थे, इसलिए मिसेस रिया को उनके 5 लाख रुपए बिल्कुल मिल जाएंगे। तो रिया दुखी मत होना, 5 लाख रुपए तुम्हारा हम दिलवा देंगे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैज मेनी राइट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये टॉपिक आप नॉर्मली रीड भी करके गए होते तो आप इसके बहुत सारे पॉइंट्स लिख लेते। शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं वो आपको मेंशन करना था क्वेश्चन नंबर 6 बी के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 7A, एक्सप्लेन एथिक्स एंड डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। एथिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना था और चैप्टर का एक यूनिट का नाम ही, आई थिंक चैप्टर नंबर 13.3, एक पूरा का पूरा यूनिट का नाम ही है रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, जहां पर लगभग आधे पेज का कोई टॉपिक लिखा हुआ है, वो पूरा का पूरा आपको आंसर में लिख देना था। What is value chain? Summarize the new theme and challenges that management face currently for the design of management। ये भी सेम एथिक्स वाले चैप्टर में वैल्यू चेन नाम का एक टॉपिक है, जहां 3-4 लाइन आपके लिए लिखे हुए हैं और उसके नीचे इमर्जिंग चैलेंजेस और जो है वो भी वहीं पर लिखा हुआ है, 3-4 पॉइंट उसके अंदर होंगे, वो सेम टू सेम एज इट इज आपको वहां मेंशन करना था। अगला जो केस स्टडी आया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी, एजेंसी का केस स्टडी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8A, मिस्टर अजय अपॉइंट्स हिज एजेंट मिस्टर विजय टू रिकवर 20 लाख फ्रॉम मिस्टर सुजय। आंसर शुरू करने से पहले आई होप कि आपने आंसर बिल्कुल सही बनाया होगा। मिस्टर अजय ने मिस्टर विजय को अपॉइंट किया 20 लाख रुपए मिस्टर सुजय से रिकवर करने के लिए, ठीक है, एंड इन्वेस्ट इट सेफली इन अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट। तो मिस्टर विजय को दो काम करने हैं, एक मिस्टर सुजय से 20 लाख रुपए की रिकवरी करनी है और फिर इस 20 लाख रुपए को किसी सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना है। मिस्टर विजय सक्सेसफुली रिकवर्स द फुल अमाउंट फ्रॉम मिस्टर सुजय एंड इन्वेस्ट रुपीज 18 लाख इन फंड ए, अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट, एंड 2 लाख in fund B, a risky investment which should have known to be bad। विजय को काम दिया 20 लाख रुपए रिकवर करना है सुजय से और फिर उसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट में, सेफ सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट कर देना है। विजय ने पहला काम परफेक्टली किया, 20 लाख रुपए रिकवर कर लिए सुजय से। दूसरे काम में थोड़ी गड़बड़ कर दी, 18 लाख रुपए सेफ इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, सिक्योर इन्वेस्टमेंट में, और 2 लाख रुपए किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, जो कि उनको पता होना था कि थोड़ा गड़बड़ है। As a result, Mr. Ajay earns profit from fund A but suffers a loss of 25,000 from fund B। 18 लाख पे तो मिस्टर अजय को प्रॉफिट हुआ, मगर फंड बी में 25,000 रुपए का लॉस हो गया। When Mr. Ajay learned this, he became furious, denied any remuneration to Mr. Vijay and directed him to compensate for the loss of 25,000। On the other hand, Mr. Vijay argues that he recovered the amount from Mr. Sujay and performed his duty by investing the money and that the loss was outcome of normal investment risk. Hence, he believes he should receive his remuneration and that the loss should be borne by Mr. Ajay। Decide the case। Very good। इस केस के बेटा दो पार्ट होंगे। पहला, कुछ पार्ट में मिस्टर अजय सही है और कुछ पार्ट में मिस्टर विजय भी सही है। सुजय तो 20 लाख रुपए देकर के घर चला गया। अभी मिस्टर अजय ने उन्हें अपॉइंट किया था 20 लाख रुपए की रिकवरी और उसको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट में लगाने के लिए। मिस्टर विजय ने 20 लाख रुपए रिकवर किए, तो उन्होंने पहला काम सही किया। मिस्टर विजय ने 20 लाख में से 18 लाख रुपए सही जगह इन्वेस्ट भी किए हैं, पर लॉ बोलता है कि जो 2 लाख रुपए उन्होंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए हैं, उस गलत इन्वेस्टमेंट पे जो नुकसान हुआ है ये डेफिनेटली मिस्टर विजय को बियर करने पड़ेंगे। यानी मिस्टर विजय इज लायबल टू मिस्टर अजय फॉर 25,000 रुपीज कंपनसेशन। बट मिस्टर अजय कुछ ज्यादा ही फ्यूरियस हो गए। गुस्सा ठीक है, होना चाहिए इंसान को, मगर ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता है। इन्होंने कह दिया कि तुम्हारा तो कोई रेम्यूनरेशन भी नहीं दूंगा और 25,000 रुपए का लॉस भी तुम ही भर के दोगे। कहानी है कि 25,000 रुपए का लॉस डेफिनेटली एजेंट मिस्टर विजय को देना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट ने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम नहीं किया। पर एजेंट ने जितना काम प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से किया था, 20 लाख रुपए की रिकवरी, इसका रेम्यूनरेशन उनको जरूर मिलेगा, और 18 लाख रुपए जो उन्होंने सही जगह पर इन्वेस्ट किए थे, इसका भी रेम्यूनरेशन उनको जरूर मिलेगा। ये 2 लाख रुपए जो गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए, इसका रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, और इस 2 लाख रुपए पे जो 25,000 रुपए का लॉस हुआ वो कंपनसेट भी करना पड़ेगा। कुछ बच्चों को ऐसा डाउट हो सकता है कि सर 18 लाख रुपए जो ए में इन्वेस्ट किया था, उससे जो प्रॉफिट हुआ उसमें से ये 25,000 रुपए माइनस हो जाएगा। नहीं, ये माइनस नहीं होगा। जो प्रॉफिट हुआ है, जैसा प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन पे एजेंट ने काम किया, वो प्रॉफिट तो प्रिंसिपल का है ही, पर आपके गलत कंडक्ट की वजह से कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस आपको ही बियर करना होता है। इनफैक्ट एक और बात ऐड कर दूं इसमें कि अगर इस बी वाले में भी 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता तो भी वो अजय का ही होता। प्रॉफिट होगा तो वो प्रिंसिपल का होगा, पर इस केस में अगर लॉस हो जाएगा तो वो एजेंट को बियर करना होगा। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ योर पेपर। आई होप कि इस डिस्कशन के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि आपका कितना मार्क्स आ जाएगा, और होपफुली आप मुझे बता भी देंगे कि आपके कितने कितने मार्क्स इस सब्जेक्ट में आने वाले हैं और कितने एमसीक्यू सही है, ये तो जरूर बताइएगा। और आगे के पेपर्स के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।